गुड मॉर्निंग टू डी ऑफिसर्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर मैं एक बार स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑफिशियल चैनल रीजनिंग गुरु अभिनय गोस्वामी पर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि टॉप 100 साइंस क्वेश्चंस विद डिटेल्स, यानी कि आपके लिए एक नया सीरीज हम लेके आए हुए हैं जिसमें आपको साइंस के 100 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और विथ डिटेल्स का मतलब है कि उस क्वेश्चंस में अगर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इन चारों ऑप्शन का क्या मतलब है, इन चारों ऑप्शन को अलग अलग जगह क्या यूज़ किया, चारों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो इस नीचे आपको लिखा हुआ है CGL, CHSL, CPO, रेलवेज, MTS, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब आपके सामने अगर UP SSC के भी एग्जाम कराए जाते हैं या लेखपाल के एग्जाम कराए जाते हैं, UPSI के एग्जाम कराए जाते हैं, जितने एग्जाम्स होंगे अगर वहाँ आपका साइंस का हिस्सा आ रहा है तो वहाँ आपके यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलने वाले हैं। ये आपका जो क्वेश्चन का सीरीज है, यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन हम लेके आ जाए हुए हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। टोटल 10 वीडियोज़ में हम जो है कि आपको 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए पहले 20 सेकंड का टाइमर मिलेगा, यानी विदिन 20 सेकंड आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन आपका बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, ऑप्शन भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, ऑप्शन भी हिंदी में लिखे हैं। उसका जो डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करने वाले हैं। डियर सभी, आपको एक बात बता दें कि इससे पहले हम लोग रीजनिंग की क्लासेस ले रहे हैं। रीजनिंग की आपकी क्लासेस बैंक और SSC दोनों की प्रोवाइड की जा रही हैं। टॉप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लस टॉपिक भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस आपको इंग्लिश में द हिंदू का एडिटोरियल डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, एक बार जरूर आप उसे विजिट करें और देखें। चलिए, आर यू रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कुछ इस प्रकार, और जरा आपको टाइमर पहले हम दे दें 20 सेकंड का, देन हम जो है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले आपका टाइमर 20 सेकंड। चलिए, आपकी टाइमिंग खत्म होती है अब, और हम बात करने वाले हैं अब जल्दी से कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जरा आइए देखते हैं। हमने कहा आपके सामने कि जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस मेड अप बाई, मतलब कि जो सूखी बर्फ होती है इसी को हम लोग कहते हैं शुष्क बर्फ। इसको शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो शुष्क बर्फ भी अगर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ड्राई आइस की ही बात कर रहा है। तो आपसे कहा कि ड्राई आइस किससे बनी होती है? वाटर इन केमिस्ट्री अगर कहें तो H2O होता है, हाइड्रोजन S होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन बाइकार्बोनेट। इट मीन्स डैट आपके सामने कहा गया कि जल्दी से कार्बन कार्बोनेट का होता है CaSCO3। तो आपके सामने कहा गया कि जल्दी से हमें बता ले जाइए कि ड्राई आइस मेड अप ऑफ, मतलब सूखी बर्फ किससे बने होते। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यानी ड्राई आइस आपकी बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से। इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी CO2 इसका फार्मूला होता है। कभी कभी पूछता है बताइए ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है, तो ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है? CO2 होता है। जरा एक बात और यहाँ पढ़ लें। कहा गया कि ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। हमने कहा आपको पता होगा कि जब कोई सॉलिड होता है तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? सॉलिड आपका बदलता है लिक्विड में, और लिक्विड किस में बदलता है? आपका लिक्विड बदलता है आपका गैस में। जैसे हमने आपके सामने उदाहरण लिया, हमने कहा आपके सामने आइस लिखा हुआ है, आइस बदलेगा आपके वाटर में, वाटर किस में बदल जाएगा? आपका वाटर बदल जाएगा, इवेपोरेट होके ये भाप के रूप में आगे निकल जाएगा। मतलब कि आपके 3 स्टेट बने, पहले आइस से वाटर, फिर वाटर से गैस। लेकिन जो आपका ड्राई आइस होता है, जो CO2 होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है? बर्फ से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस के फॉर्म में बदल जाता है। मतलब ये लिक्विड में चेंज ही नहीं होता। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि बताइए कि वो कौन सा सॉलिड है जो डायरेक्ट जो है कि स्टेट से आपके कहाँ चला जाता है? डायरेक्ट आपके चला जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट से चला गैस में चला जाएगा, गैसेस फॉर्म में चला, तो क्या होता है? वो आपका होता है CO2। ऐसे ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जरा जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जरा टाइमर चला दिया जाए। कहा गया मार्फिन इज यूज्ड एज अ, मार्फिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? बुखार की दवा के लिए, खांसी की दवा के लिए, कि दर्द निवारक के लिए, कि ब्लड क्लॉटिंग दवा के लिए?
और यहाँ आपका टाइमिंग जो है वो खत्म हो चुका है। हमने कहा जल्दी से आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कि मॉर्फिन इज यूज्ड एज अ, मॉर्फिन का उपयोग के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं कि फीवर मेडिसिन, कॉफ मेडिसिन, पेन किलर या ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन। तो जल्दी से देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेन किलर, दर्द निवारक। जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन का यूज जो है कि पेन किलर के अंदर किया जाता है, पेन किलर बनाने में मॉर्फिन का यूज किया जाता है। तो जरा इससे एडिशनल जानकारियाँ देखते हैं कि इसका एडिशनल जानकारी क्या है। हमने कहा जरा पढ़िए। कहा गया कि यह खसखस, खसखस का मतलब होता है पॉपी स्ट्रॉ। एक पॉपी स्ट्रॉ नामक एक पौधा होता है, और कहा गया इस पौधे से कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है कौन, मॉर्फिन। मतलब मॉर्फिन जो होता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए मॉर्फिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है खसखस यानी कि पॉपी स्ट्रॉ के पौधे के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। आगे बोला गया कि खसखस एक एंजियोस्पर्म पौधा है, एंजियोस्पर्म पौधा है जिसमें से हीरोइन भी हासिल की जाती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और बनकर तैयार हो गया कि हीरोइन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो हीरोइन प्राप्त किया जाता है कहाँ से, खसखस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे कहा गया मॉर्फिन सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसको प्रभावित करता है। मतलब आपके शरीर की जो नर्वस सिस्टम होता है, जो कि आपके पूरे शरीर को संचालित करता है, जो मॉर्फिन होता है, जो दर्द की दवा होती है, वो सीधे पूरे नर्वस सिस्टम को क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसीलिए आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, आप दवा खाते हैं तो उससे आपकी क्या होती है, आराम हो जाता है, क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम को ही क्या कर देता है, इफेक्टेड कर देता है। बात समझ पा रहे हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और तैयार हुआ हमारा कि मॉर्फिन या हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है पॉपी स्ट्रॉ के पौधे से। इस चीज़ को जानकारी में याद रखेंगे, ठीक है, पॉपी स्ट्रॉ, जिसे खसखस कहा जाता है हिंदी में। बात क्लियर है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दर्द की दवा किससे इफेक्टेड होती है, तो कहा जाएगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीधे इफेक्टेड करती है। बात क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और कहा गया कि बताइए हमें, क्वेश्चन में आपके लिए जरा टाइमर चला जाए। और क्वेश्चन में कहा गया पहले कि पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज घट जाता है, रिमेन्स सेम मतलब वही रहता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन मतलब कि हम इसको बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। चलिए ये आपकी टाइमिंग खत्म हुई। अब जरा जल्दी देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा आपके सामने कि कहा गया इंक्रीज हो जाता है मतलब कि बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है मतलब कि घट जाता है, और रिमेन सेम का मतलब कि वही रहता है, और कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, या हम यह तय नहीं कर सकते, या हम बता नहीं सकते कि ये तुलना क्या होती है, बढ़ता है घटता है, क्या होता है हम बता नहीं पा रहे हैं। कहा गया कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून डैश 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 इज कंपैरिजन टू द मास ऑफ अर्थ। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, जरा ध्यान समझिएगा, ये आपकी अर्थ है, हमने कहा ये अर्थ है, ये आपका मून है, ठीक है, थोड़ा सा अर्थ बड़ी है, जरा बड़ा किया जाए, हमने कहा अर्थ है, ये मून है। अब कहा गया आपके सामने कि अर्थ पर अगर मान ली कोई वस्तु 2 kg की है, अगर इसी वस्तु को हम लेकर के मून के ऊपर चले जाएं तो वस्तु कितने kg की रहेगी, इसका भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए जल्दी देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि रिमेन सेम, आपका वजन वही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, जरा पढ़िए। लिखा गया कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एनीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ठीक है। अब जरा समझिएगा, हमने कहा आपके सामने कि आपसे बोला गया कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एनीवेयर इन यूनिवर्स, मतलब कि आप यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर किसी भी जगह चले जाएं तो अगर ये 2 kg का है तो इसका वेट हमेशा 2 kg ही रहेगा, यानी उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं चेंज होता है, बदलता है। तो क्या बदलता है, जरा पढ़िए। कहा कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज विच चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन ग्रेविटी। अगर वेट बदलता भी है तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि जो उस अर्थ का, जो उस प्लेनेट का जो ग्रेविटी होगा उसके रिगार्डिंग इस वस्तु की वजन में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज की वेरिएशन वेरी करता रहता है।
आखिर में चंद्रमा पे ऐसा क्या, इसका मतलब चंद्रमा की ग्रेविटी जो है सेम होगी अर्थ की ग्रेविटी के, इसीलिए यहाँ अगर कोई वस्तु 2 kg का है तो वहाँ भी कितने kg का रहेगा, 2 kg का रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे 5 kg का है तो चंद्रमा पर भी क्या रहेगा, सेम उसी वजन का रहेगा। और आपसे एक बात और याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इस यूनिवर्स के अंदर कहीं भी कोई वस्तु आप लेके जाइए उसका मास हमेशा क्या रहता है, वही सेम रहता है। बदलता है तो किसकी वजह से, ग्रेविटी की। ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके जल्दी से देखते हैं। कहा गया सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। याद रखिए रासायनिक नाम आपके सामने एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो जल्दी से पहले सेंधा नमक का बताइए। ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। चलिए आपकी टाइमिंग होती है समाप्त। हमने आपके सामने कहा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रॉक सॉल्ट। देखिए यहाँ पे आपके सामने रॉक सॉल्ट लिखा गया, रॉक सॉल्ट का मतलब होता है सेंधा नमक। ठीक, सेंधा नमक आप जैसे काला नमक के नाम से भी जानते हैं। तो हमने कहा सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन दिया गया कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा ध्यान समझिएगा, कैल्शियम क्लोराइड है, नीचे कैल्शियम सल्फेट है, अब बीच में सोडियम क्लोराइड है, आपका पोटेशियम सल्फेट है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम क्लोराइड, जिसे कि NaCl के नाम से भी जानते हैं। और नमक का नॉर्मल फार्मूला भी क्या होता है, यही होता है। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl ही होता है। तो रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, NaCl, जिसे कि आप नॉर्मल नमक के नाम से जानते हैं, जिसे आप सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं। आगे बोला गया कि कहा गया है कि रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज हैलाइट। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो आपका रॉक सॉल्ट होता है, जो सेंधा नमक होता है, उसे हाईलाइट के भी नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को जरूर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि अच्छा एक बात आपको और बता दें कि आप लोग एक नोट बना लीजिए, छोटा सा, कितना मोटा, 5 रुपये का नोट बनाइए। इस 100 क्वेश्चन जो आपको हम समझा रहे हैं, इस क्वेश्चंस को विथ डिटेल उसमें नोट करिए। मुश्किल से 20 या 25 पन्ने के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। और अगर इसे आप नोट डाउन करते हैं तो आपको हमने बताया कि अगर आपके एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको पक्का यहाँ से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बड़े एनालाइज करने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए गए हैं। चलिए आगे कहा गया और बोला गया आपसे कि सेंधा नमक का निर्माण समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। मतलब कि जो सेंधा नमक होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, इज फॉर्म्ड ऑफ इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। केवल सेंधा नमक ही नहीं, जो आपका नमक होता है, साधारण नमक, इस नमक की भी बात करें अगर तो समुद्री जो जल होता है, इसको कहीं इकट्ठा किया जाता है, फिर पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाती है, और इसका जो नमक होता है वहीं क्या हो जाता है, बच जाता है। फिर से ले हम प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफाई करके हम इसे यूज करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए रॉक सॉल्ट बनता कैसे है, तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे रॉक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। मतलब कि समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को बनाया जाता है। बात क्लियर होगी। तो एक पॉइंट आपको नोट करने वाला यहाँ से यह था कि सेंधा नमक जो होता है, रॉक सॉल्ट जो होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है, इसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है हाईलाइट। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द डायरेक्ट कन्वर्ट्स इनटू गैसेस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। अब जल्दी से पहले आप इसका आंसर हमें बताइए, तो आपके लिए टाइमर चलाएंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमसे कहा गया कि पहले इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, इसे निक्षेप कहते हैं। इसे आप निक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षेपण भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निक्षेपण भी कहते हैं, इसे निक्षेप करना भी कहते हैं, समझिएगा। हमने क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कन्वर्जन्स ऑफ गैसियस स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट। निम्न में से किस प्रक्रिया में गैसियस अवस्था को ठोस अवस्था में सीधा रूपांतरित किया जाता है। मतलब वो कौन सा भी हमने समझाया पीछे क्वेश्चन में आपको कि किसी भी सॉलिड स्टेट को, आपको हमने जस्ट समझाया कि जब कोई सॉलिड स्टेट होता है, ठोस अवस्था होती है, तो पहले लिक्विड में बदलता है, यानी पहले द्रव अवस्था में बदलता है। और द्रव अवस्था में बदलने के बाद जो है कि यह आपके गैस के फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन वह कौन सी प्रक्रिया जो डायरेक्ट आपके ठोस अवस्था, यानी गैस अवस्था का ठोस अवस्था में,
रिवर्स पार्ट की बात किया गया कि गैस से बिना लिक्विड बने कैसे, किस प्रक्रिया के तहत हम डायरेक्ट किसी गैस को किस में बदल लेते हैं, ठोस में बदल देते हैं, सॉलिड में बदल देते हैं। अच्छा, एक अंतर जरा कभी आप कंफ्यूज जाते हैं, आपके सामने कहीं कहीं लिख के आता है कि द्रव, कहीं कहीं आपके सामने लिख के आता है द्रव्य, तो दोनों में आप कंफ्यूज जाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। याद रखिए दोनों में अंतर ये होता है कि द्रव्य का मतलब होता है मैटर, अब मैटर का मतलब होता है कि तीनों ही स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, तीनों ही स्टेट को मिलाकर मैटर बनता है, पदार्थ बनता है, इसे पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। और द्रव का मतलब होता है इसमें से एक स्टेट, लिक्विड, लिक्विड फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं। तो ये द्रव और द्रव्य में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। आगे बोला, अगर कहा गया कि इवेपोरेशन, मतलब पहला आपका ऑप्शन था जमना, हिमीकरण या फ्रीजिंग कहते हैं, दूसरा ऑप्शन था वाष्पीकरण, तीसरा था आपका निक्षेपण, चौथा था उच्च बनाने की प्रक्रिया या सब्लिमिशन, इसी को बोलते हैं आपका निर्जलीकरण। ठीक है, यानी डी सब्लिमिशन को निर्जलीकरण बोला जाता है। अब ध्यान समझिएगा, आपके सामने कहा गया और बोला गया कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप किसी गैस स्टेट को डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिए गैस से सॉलिड की बात कर रहे हैं, न कि सॉलिड से गैस की। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा निक्षेपण, यानी डिपोजिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डायरेक्ट गैस से किस में बदला जाता है, सॉलिड में। तो जरा आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा गया था कि द डिपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच अ गैसियस स्टेट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन का मतलब हिंदी यूथ का होता है निर्जलीकरण, इसका मतलब होता है निर्जलीकरण। ठीक है, तो डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण बोलते हैं। बात याद रखिएगा। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन का मतलब सीधा सा निकल के आएगा कि अगर डी सब्लिमेशन का मतलब है कि डायरेक्ट गैस से सॉलिड, तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्मेट में बदल जाना। और नीचे वही पॉइंट लिखा भी है कि सब्लिमेशन यानी उच्च बनाने की प्रक्रिया का मतलब होता है जो प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। मतलब आप दो पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि निर्जलीकरण का मतलब होता है, डिपोजिशन का मतलब होता है कि गैस से, ऐसे लिख लीजिएगा कि गैस से सॉलिड में आ जाना, और आपके सामने कहा गया सब्लिमेशन का मतलब होता है, उच्च बनाने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि सॉलिड से गैस में चले जाना। बाकी की फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग या हिमीकरण का मतलब होता है कि कोई आपके सामने एक द्रव्य है, कोई आपके सामने एक द्रव है जिससे लिक्विड है, और उस लिक्विड का जो क्वथनांक अगर उससे कम हो जाएगा, हिमांक उससे कम हो जाएगा, तो वह जम के बर्फ का फॉर्मेट ले लेगा, नहीं वो जम जाएगा। तो ये जमने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं, जमना या फ्रीजिंग बोलते हैं। वाष्पीकरण से बड़ी अच्छी तरह से आप परिचित होंगे। वाष्पीकरण का मतलब होता है जैसे आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी जब गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री के आसपास जाता है तो क्या होता है, वह धीरे धीरे वाष्प के रूप में बन के उड़ने लगता है, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। फ्रीजिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। डिपोजिशन को ही आपके सामने डी सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। बात क्लियर है। चलिए अब आके आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 आपका बायोलॉजी से लिया गया है। जरा क्वेश्चन 6 को अच्छे से पढ़िए, फिर हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले जरा आपके लिए टाइमर चला दिया जाए। चलिए आपकी जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुकी है, और आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा ध्यान से पढ़िए और सुनिए। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब मनुष्य में, जरा समझिए, पहले आपको कुछ बातें बता दें। हमने कहा जो मनुष्य का शरीर होता है वो कैसे बना होता है, तो वो बना होता है आपके सबसे पहले जो मनुष्य का शरीर बना होगा उसमें आपका यूज किया जाता है सेल का। सेल का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं हिंदी में कोशिका। एक सेल और होता है जिसे SHELL सेल होता है। इस सेल का मतलब जो होता है वह होता है आपका कक्षक। इस कक्षक का मतलब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसे आप कक्षा बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। तो एक कक्षा जो होता है वो सेल होता है, वो दूसरा कुछ होता है, केमिस्ट्री का होता है। ये सेल जो है इसका मतलब कोशिका। अच्छा, सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, और उत्तक के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं,
और ऑर्गन्स का मतलब होता है तंत्र, तंत्र के बनने से ह्यूमन तंत्र बनते हैं। मतलब ये आपका सारा एक प्रोसेस होता है कि सेल, टिश्यू, उसके बाद नर्वस सिस्टम बनेगा, नर्वस सिस्टम से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो सेल को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल एक कोशिका, एक क्रियात्मक और संरचनात्मक मानव शरीर की इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो सेल होती है। तो कहा गया बताइए इस सेल में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है मानव शरीर की? ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स या नर्वस सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। मतलब कि इसमें से कौन होगा? WBC, स्पर्म सेल्स या नर्वस सेल्स या RBC क्या होगा? ये आपको बताना था। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा इस क्वेश्चन के आंसर में दिया गया था, आपके बोला गया, जरा इसे इरेज कर दें। आपके क्वेश्चन में बोला गया और कहा गया इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका, तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएंगी। ये आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। कहा गया नर्वस सेल और न्यूरॉन्स। आप देखोगे न्यूरोलॉजी, अक्सर सुने होंगे कि सर उनके न्यूरोलॉजी का इलाज चल रहा है। वो डॉक्टर जो है न्यूरोलॉजी के हैं, वो डॉक्टर न्यूरोलॉजी का इलाज करते हैं। तो न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। मतलब कि न्यूरॉन्स कि जिसमें अध्ययन किया उसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं, वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो आपके सामने कहा गया कि नर्वस सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि नर्वस सेल को ही न्यूरॉन्स बोला जाता है। और कहा गया कि नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तो होती है तंत्रिका कोशिकाएं या नर्वस सेल्स बोलते हैं। इसी को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। आगे कहा कि न्यूरॉन्स पूरे शरीर में संदेशन ले जाते हैं, संदेश लेते हैं। मतलब न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? इस कोशिकाओं का काम क्या होता है? कोशिकाओं का काम होता है कि आपके शरीर के हर अंग में क्या करना? संदेश को पहुंचाना। आपको पता होगा जो आपका ब्रेन होता है, अगर आपके हाथ में मान लीजिए दर्द हो रहा है तो आपके ब्रेन को ये बात पता चलता है। फिर वो ब्रेन क्या करता है? उस हाथ, उस अंग तक इन सूचनाओं को किसके तहत पहुंचाता है? न्यूरॉन्स के तहत ही पहुंचाता है। आपको पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ काट लिया, दर्द हो तो वहाँ से हाथ क्या करते हैं? हटा लेते हैं। आप पता चले हाथ रखे कि आपका हाथ जल गया तो जल्दी से हाथ को हटाते हैं। कैसे पता चलता है आपको आप हाथ हटा लेते हैं? तो न्यूरॉन्स ही ले जाके इस बात को बताती हैं। और देखेंगे जो लोग पागल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको चोट लगी है, क्या हुआ है, उनको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खत्म हो चुके होते हैं, संदेश माइंड से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। बात समझ पा रहे हैं? तो यही कहा गया कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, तो WBC और RBC का क्या काम होता है जरा इसे बता दें हम आपको। तो सबसे पहले लिखा गया कि WBC हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन। आपके शरीर में जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो आपके शरीर में संक्रमण होते हैं, आपके शरीर में जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो आपके अंदर एक तरह से कहा जाए जो बॉडी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। RBC का क्या मतलब? RBC कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। RBC जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर यानी कि रक्त के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आप हमने बताया कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है नर्वस सेल या न्यूरॉन्स बोला जाता है। न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? न्यूरॉन्स पूरे शरीर में संदेशा ले जा काम करने यानी मैसेज जाते हैं। WBC का काम होता है कि वो आपके शरीर में फाइटिंग इन्फेक्शन मतलब संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। RBC का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन ले जाने का काम करती है। एक बचा ऑप्शन हमारे पास कि स्पर्म सेल्स क्या करते हैं? शुक्राणु कोशिकाएं क्या करती है? आपको पता है शुक्राणु कोशिकाएं जो होती है आनुवंशिकी का विकास करती है मनुष्य के। मतलब कि आपको पता भी होगा कि जो प्रजनन प्रक्रिया होती है उसमें शुक्राणु ही क्या करते हैं? मनुष्य प्रजाति की संख्या बढ़ाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर पाई जाती हैं। आई होप आपके पॉइंट्स क्लियर होगा। अगर सारी चीज़ें क्लियर होती चलें तो लाइक जरूर करें वीडियो को आप। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। हमने गुरुत्वीय रिसेप्टर्स का स्थान क्या होता है? पहले ऑप्शन जरा लिख दें, उसके बाद आगे चलेंगे। ऑप्शन आपका जो लिखा है उसमें स्किन का मतलब होता है त्वचा, आइज का मतलब होता है आँख, नोज का मतलब होता है नाक और टंग का मतलब होता है जीभ या जीवा। चलिए ऑप्शन आपके लिए, उससे पहले 20 सेकंड का टाइमर। टाइमर खत्म हो चुका है डियर्स। चलिए बात करते हैं हम लोग जल्दी से कि हमारा आंसर क्या होगा। हमने कहा गुरुत्वीय रिसेप्टर्स यानी कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ गोस्टैटरी रिसेप्टर्स।
गस्टेटरी रिसेप्टर्स का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पे पाए जाते हैं, आँख पे, नाक पे, जीभ पे, कहाँ पाए जाते हैं? इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। हमने कहा कभी कोई चीज़ खाते पीते हैं, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खाया तो आपको पता चलता है ना कि ये चीज़ बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग को पता ही नहीं चलता, कुछ लोग कहते हैं हमें स्वाद का पता नहीं चलता है, तो उनके अंदर एक गुस्टेटरी रिसेप्टर्स नहीं पाया जाता। अब जल्दी से बताइए कहाँ पाया जाता है? हमने आपको हिंट दिया, मतलब ये पाया जाता है आपके जिह्वा पे। जरा आंसर देख लेते हैं इसका, और कहा गया कि डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जीभ पे पाए जाते हैं कौन? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा द मेन फंक्शन ऑफ द गस्टेटरी रिसेप्टर्स इज टू डिटेक्ट टेस्ट, मतलब कि स्वाद का परीक्षण करना इनका सबसे मुख्य कार्य होता है। आपको जो स्वाद का पता चलता है कोई चीज़ खाने पर, कि खट्टा है, मीठा है या तीखा है, ये सब कुछ पता कब चलेगा? जब आपके जीभ पर क्या पाया जाएगा? गुस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। बात क्लियर है? तो दो क्वेश्चन आपके सामने बने। पहला, गुस्टेटरी रिसेप्टर्स का स्थान क्या होता है? तो ये आपके जिह्वा पाए जाते हैं, जीभ पे पाए जाते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके यह बना कि आपको स्वाद का पता किसकी वजह से चलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय रिसेप्टर्स की वजह से आपको स्वाद का पता चलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से। हमने क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है? कौन है? जल्दी से। ब्लड का मतलब आपका होता है रक्त, आपके स्किन का मतलब त्वचा, और कार्डिक सिस्टम का मतलब हमने कार्डिक मसल का आपने लिखा ही है कि हृदय संबंधी मांसपेशियां ऑफ द एबव का मतलब होगा कि इनमें से कोई नहीं। आपके लिए टाइमर चलाया गया 20 सेकंड का, जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है? अभी मैंने टिश्यू की बात की थी कि टिश्यू किसे कहते हैं, पर टिश्यू के बारे में सुन लीजिए। टिश्यू का मतलब होता है कि द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। तो आपको जल्दी से एक बात बता दें हम कि वो कौन सा टिश्यू है जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। आपके सामने आंसर आ गया और कहा गया कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो ब्लड होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है। क्यों होता है, क्या कार्य है संयोजी ऊतक का आपके शरीर में? जरा आइए देखते हैं। हमने कहा आपके सामने बोला गया कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो क्या होता है? आपका संयोजी ऊतक होता है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का कार्य करता है। बोला कि कनेक्टिव टिश्यू इज बाइंड्स द सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी टुगेदर। मतलब जो संयोजी ऊतक होते हैं वो शरीर की कोशिकाओं और अंगों को एक साथ बांधने का काम करते हैं। अंग मतलब होता है ऑर्गन्स, कोशिका मतलब आप अभी पढ़े हैं सेल्स। तो हमने कहा सेल्स सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई से इस बड़ी इकाइयों को बांधने का काम कौन करता है? टिश्यू करते हैं। कैसे? जरा सुनिए। अभी हमने समझाया आपको कि द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। सेम ऐसे ही द ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन्स होता है। मतलब कि आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल, यानी कि आपके सबसे छोटी इकाइयों का जो समूह होता है टिश्यू बनाता है। टिश्यू बन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इन ऑर्गन्स और सेल्स को बांधने वाला कौन हुआ? टिश्यू हुआ। तो ये टिश्यू कौन सा टिश्यू है जो कि संयोजी ऊतक का कार्य करता है? तो आपके सामने क्या बताएगा? ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो शरीर के संयोजी ऊतक का कार्य करता है। बात क्लियर है? और अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ब्लड के अंदर कौन सा ऐसा अभी हमने सिस्टम पढ़ा जो कि ब्लड के अंदर, हमारे अंदर शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? जल्दी से बताइए। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? अभी आपने पढ़ा आरबीसी को याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल्स। ये आरबीसी जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आपके ब्लड के अंदर क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। बात क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि रक्तचाप के रखरखाव, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, इसमें कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? टाइमर आपका 20 सेकेंड आपके लिए। चलिए आपकी टाइमिंग खत्म हो चुकी है। अब जल्दी से देखते हैं कि हम इसका आंसर क्या होने वाला है। हमने आपके सामने कहा गया कि विच ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हिंदी में कहते हैं रक्तचाप।
रक्तचाप। कहा गया रक्तचाप के रख रखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? कौन सी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो आपके अंदर ब्लड प्रेशर, जिसे आप बीपी के नाम से भी जानते हैं, और बीपी एक ऐसी बीमारी इसकी कोई इलाज नहीं होता है। आपको अगर बीपी हो गया तो फिर आपके लिए हमेशा के लिए एक दिक्कत ही खड़ा कर देगा। हमने कहा बोला गया कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करने वाली कौन सी ग्रंथि है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन था कि सेबेसियस ग्लैंड, वसामय ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड और प्रोजेस्टेरॉन। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वह होती है आपके रक्तचाप को मेंटेन करने वाली ग्रंथि। अब जरा यहाँ से बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले, पर ध्यान सुनते चलिएगा। हमने कहा सीधा सा मतलब बीपी को मेंटेन कौन करता है, तो आपको मेंटेन करता है अधिवृक्क ग्रंथि, ऐसी को एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बोला गया कि अधिवृक्क ग्रंथि रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है क्योंकि यह 3 हार्मोन का उत्पादन करती है, यानी 3 हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन शरीर के नमक और पानी के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो बदले में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। आपको पता होगा जब बीपी आपकी अधिक हो जाती है, जब बीपी आपकी अधिक होती है तो डॉक्टर कहता है कि नमक खाना छोड़ दीजिए, और जब बीपी आपकी कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि नमक में पानी मिला के क्या करिए, पीना शुरू कर दीजिए। मतलब जब नमक और पानी का जो स्तर आपके शरीर के अंदर पाया जाता है, अगर वह मेंटेन नहीं होगा तो आपको बीपी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मतलब आपके शरीर के अंदर जो नमक और पानी की समस्या है, इस समस्या को मेंटेन करने के लिए ही आपके अधिवृक्क ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन को स्रावित करती है। और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स आपके अंदर नमक और पानी की मात्रा को बरकरार रखते हैं, जिससे आपको बीपी की समस्या नहीं होती है। बात क्लियर है? तो आपके सामने कहा गया कि इसका आंसर क्या था, इसका तो एड्रेनल ग्लैंड हो जाएगा। लेकिन बाकी और ग्रंथियों का क्या मतलब होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा दूसरी ग्रंथि आपके सबसे पहला ऑप्शन लिखा था वसामय ग्रंथि, ऐसे बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा सेबेसियस ग्लैंड इज अ स्मॉल ग्लैंड is a skin in the skin which secretes lubricating oily matters, जिसे सेबम के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, आपको समझाने वाले हैं। हमने कहा जो आपकी सेबेसियस ग्लैंड होती है, वसामय ग्रंथि होती है, ये वसामय ग्रंथि कुछ नहीं करती है। वसामय ग्रंथि जो आपकी स्किन होती है, उस स्किन में एक ऑयली पदार्थ जनरेट करती है, इसका नाम होता है सेबम। और इस सेबम क्या करता है, इनटू द हेयर फॉली टू लुब्रिकेट द स्किन एंड हेयर्स, मतलब कि बालों को और आपके त्वचा को क्या करता है, आप मुलायम कह सकते हैं, बालों त्वचा को मुलायम रखता है, या चिकना कह सकते हैं, चिकना युक्त, मुलायम या चिकनायुक्त रखता है। कौन? तो इसे सेबम कहते हैं। और सेबम कहाँ से सेक्रेट होता है, तो सेक्रेट होता है सेबेसियस ग्लैंड से। नाम से क्लियर, सेबेसियस से क्या सेक्रेट होगा, सेबम। इसे बोलते हैं वसामय ग्रंथि। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके त्वचा और बालों को मुलायम रखने वाला कौन सा ग्लैंड है, तो आपका है सेबेसियस ग्लैंड। और कौन सा पदार्थ वहाँ से सेक्रेट होता है, जनरेट होता है, तो होता है सेबम। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे। अगला कहा गया थायराइड ग्रंथि का क्या काम है। हमने कहा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन बेस ऑफ योर नेक, मतलब तितली के आकार का। तितली के आकार का, तितली कैसी होती है आप देखोगे, तितली जो होती है आपकी कुछ, तितली आपकी कुछ इस आकार में कुछ आपकी तितली होती है, ठीक है। तो कहा गया जो तितली होती है, तितली के आकार का आपका जो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, कहाँ पाया जाता है, आपके गले में पाया जाता है। इट रिलीज हार्मोन दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, मतलब कि यह जो आपका हार्मोन होता है वह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जो कि आपके शरीर के गले में पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। तो सीधा कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। हिंदी में अगर बात करें इसे, तो इसे कहते हैं उपापचय। तो हमने कहा उपापचय को क्या करती है, या हार्मोन्स कंट्रोल करती है। आगे प्रोजेस्टेरॉन इज अ नेचुरल फीमेल हार्मोन्स कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा नेचुरली प्राकृतिक हार्मोन है जो कि मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, खासतौर से यह महिलाओं में पाया जाता है। और इससे हम प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। प्रेगनेंसी के समय अक्सर क्या होता है, सेक्रेट होता है। बात क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज का 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन है कि पौधों में निम्नलिखित में से कौन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और एक बात आपको बता दें कि यहाँ से जो चारों ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम पहले समझेंगे डिटेल, उससे पहले कि जरा आप एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार समझ लीजिए। चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा।
यहाँ टाइमर हम नहीं चला रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए हैं, तो आप जल्दी से पहले इसका आंसर हमें बताइए। इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, निम्न में से कौन जो है वह केमिकल एनर्जी को चेंज करता है, जल्दी से बताइए। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है कौन सा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सूट, जाइलम, या फिर आपके सामने लिखा गया है स्टोमेटा, या फिर लिखा गया है क्लोरोफिल। चलिए जल्दी से बताइए। कुछ टेक्निकल इशू से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्वेश्चन स्लाइड आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई दिक्कत बात नहीं डियर्स। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा और इसे आप घर से लगा के जरूर कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। फिर जब नेक्स्ट बार हम आपसे मिल रहे होंगे तो नेक्स्ट जब भी आपसे मिलेंगे तो आपके सामने 10 क्वेश्चन की सीरीज फिर से लेकर आएंगे, और अगर यह 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो इसे आप लाइक और कमेंट जरूर करें तथा बताएं अपने व्यू को कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। थैंक यू सो मच डियर्स।